हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर। आ रही सर, गुड गुड मॉर्निंग आ रही सर। आ गुड रही। गुड आ रही ऑल आ रही। गुड। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी सर। को गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या? ओ, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है ये हमारे एबीएम सीआईबी का जो एबीएम है उसके ए मॉड्यूल का सेकेंड यूनिट है। और ये यूनिट आपके इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड, उस चीज को कवर करता है। और जितना बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, प्लस कभी कभी एडवांस इसमें केस स्टडी पूछता है जो आउट ऑफ द सिलेबस पूछता है, मीन्स आपके बुक में नहीं है वो, लेकिन फिर भी पूछता है। तो उसको भी आज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एट फर्स्ट यूनिट जो है कवर कर ली, सेकंड कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम इसको इसके पेस को बढ़ाते जाएंगे। और बिलीव कीजिए जो रेगुलर सारी क्लासेस लेंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल पोजीशन पे होते हैं और उन्हें वहीं क्लियर हो जाता है कि लगभग कितने मार्क्स उनके आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो फर्क पड़ जाता है वो ये फर्क ये पड़ता है कि हम मेमोराइज कितना कर पाते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि सर मैं वो फॉर्मूला भूल गया था, सर मैं वो इक्वेशन भूल गया था। तो उससे क्या होता है कि 2-3 मार्क्स फिर आपके लेस हो जाते हैं। तो इसलिए मेमोराइजेशन के लिए आप लोग बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और बेस्ट तो ये है कि वीडियो को कई बार आप सुन सकते हैं। और जब दोबारा वीडियो को सुनते हैं तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। और फास्ट फॉरवर्ड जब आप वीडियो करते हैं तो आपका 1 घंटे का वीडियो 35 मिनट में करीब हो जाता है। या जहाँ स्पेसिफिक आपको रुकना है वहाँ पॉज करके सोच के उसको दोबारा कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं आप लोगों की जो वॉल्यूम साउंड है आपको वहाँ से यहाँ से ऑफ कर दे रहा हूँ, इससे प्रॉपर टॉपिक को हम चला पाएँ। और बीच में अगर कुछ पूछना होगा तो हम फिर आपको मौका देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनके लिए टॉपिक समवट बहुत इजी सा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है फिर भी उन्हें सप्लाई डिमांड का जरूर सुन लिया होगा। अगर आप बैंक में हैं तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जरूर सुन लिया होगा, और जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ा है तो उन्होंने काफ़ी कुछ और कर लिया हुआ है। तो अभी यहाँ कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। सिंपल टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी इसमें जो अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहाँ पर यूज होती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट मटेरियल को भी रेफर करेंगे क्लास के दौरान। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है शेड्यूल, एक वर्ड लिखा हुआ है कर्व। देखो, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, तो इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं।
जो शेड्यूल होता है वो डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और जो कर्व होता है वो डेटा को ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। कई बार ये बेसिक डिफरेंस भी कंफ्यूजन करता है कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। तो उसी तरह अगर बात करेंगे हम, तो सप्लाई का भी शेड्यूल है और सप्लाई का भी कर्व है, ठीक है। और डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व का मार्केट डिमांड क्या होती है उसके बारे में इसमें एलोबरेट किया हुआ है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड इक्वल हो जाती हैं, और इक्विलिब्रियम के ऊपर की पोजीशन क्या होती है, उसके नीचे की पोजीशन क्या होती है, और प्राइस मैकेनिज्म। तो ये इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव है। और एक चीज और है कि जब भी हम कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, एक फोरकास्टिंग होता है कि हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा। और अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है, प्रेडिक्ट करना है, तो आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया, ठीक है। लाइक वेदर मार्केट आर डायनामिक सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड काम। मीन्स इसमें क्या है कि ये जो मतलब मार्केट है, मार्केट भी डायनामिक रहता है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक। As with weather forecasting, a careful study of market will reveal certain forces. अब forces से मतलब क्या है, certain forces, कुछ ऐसी powers हैं, forces हैं जो आपके इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, मार्केट के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डीपली समझने में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। दैट अपरेंटली रैंडम मूवमेंट टू फोरकास्ट प्राइसेस, अब यहाँ पे प्राइसेस आ गया, एंड आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो अगर आपको प्राइस फोरकास्टिंग करनी है अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस को सोचना है कि मैं कितना रखेंगे, तो अगर आपको वो समझना है तो उसके लिए पहले आपको सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक हमने लास्ट यूनिट जब करी थी तो हमने बताया था, इकोनॉमिक जो है बिहेवियरल स्टडी है मैनकाइंड की, और बिहेवियरल स्टडी होने की वजह से इसमें उसके साइकोलॉजिकल और जो अदर फैक्टर है उनको कंसीडर करना पड़ता है, तभी हम आगे उसके बढ़ पाते हैं। Economic has a powerful tool for explaining such changes in the economic environment. It is called, अच्छा ये वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कई बार क्या होता है किसी सेंटेंस में कहीं कुछ कॉन्सेप्ट छुपा होता है तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम तक टाइम है, हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, और जितना हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे उतना हमें मेमोराइज भी रहेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि अरे ये तो रीडिंग हो रही है, रीडिंग नहीं होते हैं, आप रीडिंग वाले चैनल और देख सकते हैं जहाँ सिर्फ रीडिंग ही होती है, ठीक है। तो इसमें हम जहाँ पे भी कुछ ऐसा आपको समझाने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हैज ए पावरफुल टूल फॉर एक्सप्लेनिंग सच चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक्स एक टूल की तरह यूज होता है। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए इकोनॉमिक्स एक टूल की तरह यूज होता है। इट इज कॉल्ड थ्योरी एंड सप्लाई, यानी ये जो टूल है, इस टूल का नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये टूल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक टूल है डिमांड एंड सप्लाई, जो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। दिस थ्योरी शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटीज, वाइल बिजनेस कॉस्ट डिटरमाइन द सप्लाई। अब देखो दो बातें आ गई इसमें, आप लोग इसको यहीं से शुरू करिएगा कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस डिसाइड करती है रिगार्डिंग डिमांड, और बिजनेस कॉस्ट डिसाइड करती है रिगार्डिंग सप्लाई। तो यहाँ पर एक बेसिक फर्क आपको समझ जाना चाहिए कि डिमांड जनरेट करने के पीछे कंज्यूमर का बिहेवियर वर्क करता है, और सप्लाई डिसाइड करने के लिए जो बिजनेस की कॉस्ट है कि क्या हम उसको बियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट पे बियर करेंगे, वो डिसाइड करता है सप्लाई के बारे में, ठीक है। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल अकर्ड आइदर बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ पेट्रोल हैड, तो दोनों बातें हैं कि या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल हैज डिक्रीज। तो प्राइस, पेट्रोल के प्राइस जो हैं उसके लिए
या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिमांड बढ़ाता है, या क्रूड ऑयल जिससे कि पेट्रोल रिफाइन होता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल हो, उसकी कॉस्ट में इफेक्ट आ जाए। द सेम इज ट्रू फॉर एवरी मार्केट, फॉर द फूड, डायमंड, किसी मार्केट में ये कॉन्सेप्ट फिर काम कर रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स, how supply and demand works, you have gone a long way towards understanding the market economy. This chapter introduces the notion of supply and demand, and so how they operate in the competitive market for individual commodity. अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो ये थ्योरी उस तरह से काम नहीं करती है। जब मोनोपोली मार्केट होता है तो वहां पे ये थ्योरी काम नहीं करती, वहाँ सारी इकोनॉमिक्स के जो टूल हैं वो साइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि फिर मोनोपोली वाला जो भी रेट लगेगा, जैसा कि आपने अभी टाइम देखा था कोरोना के समय में मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिसिन के बारे में, ठीक है। वी बिगिन द डिमांड कर्व, तो यहाँ पे डिमांड कर्व एंड देन डिस्कस सप्लाई का। तो पहले डिमांड की बात करेंगे फिर सप्लाई के। यूज दिस बेसिक टूल, वी विल सी हाउ द मार्केट प्राइस इज डिटरमाइन वेदर वेयर दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट। अब ये जो कर्व्स बनेंगे, दोनों कर्व, अगर बोथ कर्व हम लोग एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उस कंडीशन में, अगर दोनों कर्व एक ही उसमें प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट जो है इसका उस तरह यूज होता है। जरा एक सेकंड मुझको दीजिएगा। हाँ हेलो, चलिए थोड़ा लाइट चला गया था तो उसका अरेंजमेंट किया हुआ है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जहां पर भी ये दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उन्हीं से प्राइस डिटरमाइंड होती है मार्केट में, ठीक है। वेयर द फोकस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर जस्ट इन बैलेंस, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस, द प्राइस मैकेनिज्म। तो यहाँ एक वर्ड बोला था प्राइस मैकेनिज्म, विच ब्रिंग्स सप्लाई एंड डिमांड इनटू बैलेंस। तो सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस होता है वही प्राइस मैकेनिज्म कहलाता है। जहां पे सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाए वही चीज को हम लोग प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, यानी प्राइस डिस्कवरी भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। इनटू बैलेंस और इक्विलिब्रियम। दिस चैप्टर डील्स विद द सम एग्जाम। तो अब इसमें देखते हैं क्या चीज। अब जैसे डिमांड शेड्यूल की बात की है, तो डिमांड शेड्यूल की बात है, ये नरेशन हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम नरेशन हमारा इस टेबल से बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाता है। तो इसमें दो चार चीजें आपको नोट करनी है। पहली बात ये नोट करनी है कि जैसे जैसे प्राइसेस हाइक होते हैं, डिमांड जो होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, अगर 500 का प्राइस है तो लोग परचेज करने वाले, डिमांड करने वाले लोग कम हो जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, मोटरसाइकिल, कार, सबके प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो एक जनरल थ्योरी में एक ये बातें हैं
कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो डिमांड होती है वो कम होती जाती है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो रिवर्स ग्राफ होता है। जो डिमांड शेड्यूल है अगर उसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो इनवर्स बोलते हैं इसको, इनवर्स चलता है कि अगर एक चीज हाई है तो दूसरी चीज लो है, और एक चीज लो है तो दूसरी चीज हाई है। इसको बोलते हैं इनवर्स। और एक वर्ड और यूज होता है एग्जाम में, इसमें कभी कभी पूछ लेता है वो ये पूछता है कि डिमांड कर्व किस नेचर का होता है। तो अगर हम बात करें ग्राफ में इसमें, और इसमें एक बात कई बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिमांड का जो कर्व होता है उसमें एक्स एक्सिस में क्या होता है और वाई एक्सिस में क्या होता है। इसमें जो है वाई एक्सिस में पी होता है। अगर हम अल्फाबेटिकली बात करें तो अल्फाबेटिकली पी पहले आता है और क्यू बाद में आता है। पी क्यू, पी स्टैंड फॉर द प्राइसेस, पी स्टैंड फॉर प्राइस, और क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। और ये इनवर्स ग्राफ होता है, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम डाउन साइड या डाउन स्लोप या स्लोपिंग। ठीक है, या राइट साइड डाउनवर्ड, ये तीन चार वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, डाउन। और क्योंकि ये हम डिमांड का के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिमांड मीन्स डाउन साइड। ये डिमांड का कर्व है, इसको हम डी नाम से देते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में यही बताया गया था कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो डाउन स्लोपिंग होता है, राइट साइड में वो डाउन होते जाता है। ठीक है, और अगर हम किसी पॉइंट पे बात करें, दो पॉइंटों पे, इस पॉइंट पे बात करें तो इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पे डिमांड की गई, और अगर हम दूसरा पॉइंट ले लें तो आप देखिएगा कि क्वांटिटी बढ़ गई जिस समय प्राइस डाउन हुए। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है। अब हम इसको कर्व के बारे में जैसे मैंने बताया था तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे यूज करे हुए हैं इसने। तो पहली बात तो मैंने बताया था कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व, मैंने पहले आपको बता दिया था। We show the demand curve which graph the quantity of apple demanded to the horizontal axis। तो क्वांटिटी हॉरिजेंटल पे और प्राइस जो होते हैं वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, नोट द क्वांटिटी ऑफ प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड, ये बात भी हो गई थी। दैट क्यू गोज अप विद द पे, तो ये सिंपल इसमें है, और इसको इन्होंने बोला है द important property is called the law of downside sloping demand। तो ये मैंने पहले बताया था, इसके नेम है law of downward sloping demand। It is based on common sense as well as economic theory, has empirically tested and verified the practical। तो ये इन्होंने कुछ चीजों पे वेरीफाई कर रखा है कि हाँ ये रियल में ऐसे ही फंक्शन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ डाउनसाइड, law of downward sloping demand। When the prices of the commodity is raised, the other thing, अब ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the other things being constant। इसका मतलब ये है कि और चीजों में कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आना चाहिए। अगर किसी और चीजों में चेंज नहीं आया उस कंडीशन में ये ऐसा बिहेव करता है कि अगर प्राइस को रेज कर जाए बाय टेंस टू बाय लेस द कमोडिटी, सिमिलरली व्हेन द प्राइसेस, तो इसका रिवर्स भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड टेंस टू फॉल एज द प्राइस राइजेस फॉर टू रीजन। अब देखो यहाँ पे एक बात आ गई कि उनकी जो क्वांटिटी डिमांड करने का है वो क्यों वो होगी, क्वांटिटी डिमांडेड टेंस टू फॉल, और उसके दो रीजन हैं क्यों ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने पर उनकी क्वांटिटी की डिमांड लेस हो जाती है। तो ये जो रीजन है, टू रीजन्स क्या है, फर्स्ट पहला रीजन क्या है, इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो पहला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, एंड
For instance, when the prices of the particular goods rises, it will substitute. अब इसमें क्या है कि price of the particular goods rises, it will substitute other similar goods for it. अब होगा क्या कि अगर किसी चीज के प्राइस जब राइज होते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करने वाले प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड होने लग जाएगी वो कम होने लग जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज द प्राइसेस ऑफ मटन राइजेस द ईट द मोर चिकन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट है उसका, अगर नॉन वेज खाना है तो आप उस तरह। सेकेंड, द इनकम इफेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और किसी चीज के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं तो आपका ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस comes into play when higher price reduce quantity demanded. Because the price goes up, I find myself somewhat proper than I was before. ठीक है, पुअरर देन बिफोर। तो कई बार क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो हमें लगता है अब हम गरीब हो गए, तो वो एक फीलिंग होती है इसमें। ठीक है, इफ पेट्रोल प्राइसेस डबल, आई हैव इन इफेक्ट लेस रियल इनकम। तो मेरी जो, अब यहाँ पे दो बातें देखो, एक तो नॉमिनल इनकम है। नॉमिनल इनकम का मतलब है जो हमारे अकाउंट में आ रही है। रियल इनकम का मतलब है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो रियल इनकम क्या होती है कि वास्तव में हम कितना परचेज कर पा रहे हैं। जैसे अब हमारी सैलरी हो जाती है 50,000, पर हम 2 किलो जो देसी घी होता है उसको खरीदने के लिए सोचने लग जाते हैं। ठीक है, कभी हमारी सैलरी 200 रुपये होती थी, तब भी हम 1 रुपये किलो गेहूं घी मिलता था तो हम पूरे परिवार 10 किलो घी खा लेते थे एक महीने में। तो वो क्या फील कराता है कि रियल इनकम, आपकी सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन क्या उससे परचेज करने की पावर भी बढ़ रही है आपकी? अगर नहीं बढ़ रही है तो रियल इनकम रिड्यूस हो रही है। सो आई विल नेचुरली कर्ब माई कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड अदर। तो फिर हम उस कंडीशन में जब हम देखते हैं हम पुअरर हो गए तो हम उन चीजों को नहीं खरीदते हैं। ठीक है, अब मार्केट डिमांड, ये पॉइंट ध्यान रखना, मार्केट डिमांड। ठीक है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। अब मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में क्या फर्क है कि मुझे 10 किलो राइस चाहिए पर मंथ, पूरे मोहल्ले में कितना चाहिए, पूरे सिटी में कितना चाहिए, पूरे कंट्री में कितना चाहिए। तो पूरे मार्केट में जो चाहिए उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। फिर एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और दूसरी मार्केट डिमांड। डिमांड इज सो फॉर रेफर द डिमांड कर्व, बट हुज डिमांडेड, किसकी डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी, आपकी या सबकी? तो बोलते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक अबाउट द डिमांड इज इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, हाउएवर इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द मार्केट। तो यहाँ पे बोल रहा है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने जब बात करी तो हमने इंडिविजुअल को कंसीडर किया, लेकिन इस चैप्टर में एज ए होल हम पूरे मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। द मार्केट डिमांड इज व्हाट ऑब्जर्वेबल इन द रियल वर्ल्ड। तो पूरे रियल वर्ल्ड में जो मार्केट डिमांड है उसको हमने कंसिडर करना। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आपकी स्क्रीन पे ये ग्राफ दिखाई दे रहा है जो मैंने रफ वहाँ बनाया था। तो सेम वही है, जो डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइट हैंड में, ठीक है, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये कर्व होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आया, ये जो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड। फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड, वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। What determine the market demand for Apple or petrol computer? A whole array of factors influence how much will be the demanded at a given price. ये given price पे क्या डिमांड होगी, तो उनके कौन कौन से फोर्सेस हैं वो। तो पहले इसने कुछ बातें बोली हैं, कौन कौन सी है। पहला पॉइंट है एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, पहली बात तो हो गई एवरेज लेवल ऑफ इनकम। फिर बोलता है द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द साइज ऑफ पॉपुलेशन या मार्केट। और थर्ड है द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। और है इंडिविजुअल एंड सोशल टेस्ट एंड स्पेशल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर आ गया इंडिविजुअल, कोई उसके टेस्ट कैसे हैं वो डिपेंड करता है, और स्पेशल इन्फ्लुएंस। तो ये इतने टाइप के फोर्सेस हैं, ये फाइव टाइप के जो फोर्सेस हैं ये हैं। इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर आता है और वो क्वेश्चन में यही लिखेगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा इफेक्ट नहीं करता है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। तो पहली बात आती है कि एवरेज इनकम एक ऐसी फोर्स है जो मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करने में अपना एक रोल प्ले करती है। तो उसने कहा है एवरेज इनकम इज द की डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। As pupils' income rises, individual tends to buy more of almost everything, even if prices do not change. तो कई बार क्या होता है, प्राइस चेंज नहीं भी हो रहे हैं लेकिन अगर इनकम बढ़ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने ही 20 साल पहले में चले जाएं। 20 साल पहले जब आप मार्केट करने जाते थे तो आप एक लिस्ट लेके जाते थे, इतने केजी राइस, इतने केजी शुगर, एक लिस्ट लेके जाते थे। लेकिन आज अगर आपका इनकम लेवल बढ़ गया है तो आप लिस्ट लेके नहीं आते, खड़े हो जाते हैं, जो मन में आता वो लेते हैं और चले आते हैं। मीन्स ये मार्केट डिमांड को बढ़ाता है अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है। एवरेज इनकम की बात आई, ठीक है। फिर आता है द साइज ऑफ मार्केट, जितना बड़ा मार्केट होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। इंडिया का मार्केट बड़ा है तो इंडिया में डिमांड ज्यादा होगी, जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां कम होगी, ठीक है। साइज ऑफ मार्केट से बाय द पॉपुलेशन clearly affects the market demand, the demand for Apple in Mumbai, और ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात पॉइंट आता है द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसमें क्या क्या बातें आती हैं, अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कनेक्शन। अब रिलेटेड गुड्स से मतलब यहाँ पे होगा कि अगर उससे बनने वाली चीजें, उनसे रिलेटेड गुड्स हैं, एग्जिस्ट अमंग सब्स्टिट्यूट गुड्स, वन दैट tend to perform the same function such as apple and oatmeal, pen and pencil, small। तो यहाँ पर इससे डिपेंड करता है कि उससे रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या है और उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, इससे भी फर्क। सपोज कीजिए अगर मार्केट में पेंसिल अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए तो लोग पेन में स्विच कर देंगे, अब पेन की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए तो पेंसिल से काम चलाएंगे। तो वो रिलेटेड गुड्स है, तो इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। इन एडिशन टू दीज ऑब्जेक्टिव एलिमेंट देयर इज अ सेट ऑफ सब्जेक्टिव एलिमेंट। अब वो ये है सब्जेक्टिव एलिमेंट, बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट पड़ता है, कॉल्ड क्या है, टेस्ट। कई बार क्या आपकी इनकम क्या है वो छोड़ दीजिए, रिलेटेड गुड की अवेलेबिलिटी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको पसंद है कोई चीज तो आप सारी चीज छोड़ के उसको लेते हैं, तो वो टेस्ट से ही फर्क पड़ जाता है। Tastes represent a variety of cultural and historical influence. They may reflect genuine psychological or physiological needs for liquid love and excitement, ठीक है। And they may include artificially contrived craving for cigarette, drug। कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल, दिखावटी तौर पर आर्टिफिशियल इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उन चीजों की जो डिमांड है वो इस तरह से फर्क पड़ती है। दे में ऑल्सो सर्टेन ए लार्ज एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशन, और कई बार क्या होता है ट्रेडिशन और रिलीजन की वजह से हम लोग
कुछ परचेज करते हैं, या हमारे वहाँ ये चीज़ ज़्यादा यूज होती है तो हम परचेज करते हैं, किसी दूसरे के वहाँ नहीं होती तो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फाइनली स्पेशल, कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस, जैसे होता है ना एकदम से न्यूज आ जाए, कोई कोई र्यूमर फैल जाए कि भाई अब ये कल को खत्म होने वाला है, कि आप जल्दी से आज ले लीजिए, स्पेशल इन्फ्लुएंस हो गए। डिमांड पर क्या, द डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज, अब उसके अलावा बारिश होने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है, ठंड इस बार ज्यादा पड़ेगी, तो ये सब चीजें जो स्पेशल इन्फ्लुएंस है। तो अम्ब्रेला में हाई रहनी है, ठीक है। और द डिमांड ऑफ एयर कंडीशनर गर्मियों में बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें 5 फैक्टर हैं जो हमारे डिमांड को, मार्केट डिमांड को, हमारी डिमांड को नहीं, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है नोट करने का, इन एडिशन टू द प्राइस affects the total demand, market demand of particular good in a specified market. While drawing a demand curve, we see the influence of only price on the total demand and assume that other factor are, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि assume that other factors are constant। अगर हम कोई स्टडी करेंगे किसी एप्पल के प्राइस के बारे में, तो और चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इफ एनी ऑफ दीज टू फैक्टर चेंजिंग द डिमांड कर्व विल नॉट रिमेन। तो दो चीजें उसने बताई, एक तो उसने बुलाया कि वी सी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली प्राइस ऑन द टोटल डिमांड एंड अदर फैक्टर। तो ये दोनों चीजें अगर चेंज ना हो तो सब कुछ सही वही रहता है जो थ्योरी कहती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द डिमांड कर्व विल शिफ्ट ऑन द फ्रॉम, और अगर इनका कोई इफेक्ट होगा तो हमारा जो कर्व है वो कर्व शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो हम एक सिंपल ग्राफ खींच रहे हैं, अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक इफेक्ट आ रहे हैं तो वो ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा, उस लाइन पे नहीं रहेगा। तो इसी को अब एक्सप्लेन करने के लिए शिफ्ट इन डिमांड, जैसे अभी तो हम डिमांड पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें हमने डिमांड में पढ़ी, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड और डिमांड शिफ्ट, डिमांड कर्व का शिफ्ट होना, वही चीज हम सप्लाई में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम डिमांड के 4 बातों को ध्यान में रख पा रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, तो हमारा शिफ्ट इन सप्लाई भी, जो सप्लाई के बारे में भी चारों चीजें हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। As economic life evolves, demand changes in sense. As economic life evolves, demand changes instantly. Demand curves sit still only in the textbook. Why does the demand curve shift? तो अब इसने बोला, ये शिफ्ट जो बोला हुआ है कि कौन से वो रीजन है जिनकी वजह से ये कर्व, जैसे अभी ऊपर बात करी कि शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इन्फ्लुएंस अदर देन गुड्स प्राइस चेंज, मतलब आपके जो नॉर्मल गुड्स के प्राइसेस है उसको चेंज करने के अलावा कुछ और इन्फ्लुएंसेस हैं। तो लेट अस वर्क थ्रू द एन एग्जांपल। क्या दे रहा है, वी नो दैट द एवरेज इनकम ऑफ द इंडियन रोज शार्पली ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम ऑफ द, तो अगर वो बढ़ गई इनकम, because there is a powerful income effect on the demand for automobile, this means then the quantity of automobile demand। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हम लोगों की जब इनकम बढ़ती जा रही है तो गाड़ियां महंगी होने के बावजूद भी हम लोग उसकी जो है क्वांटिटी को ज्यादा वो कर रहे हैं। तो अब इस ग्राफ को देखिए एक बार जरा, इस ग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट की, तो यहां पर क्वांटिटी है 8 और प्राइस है 10, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल का है पर यूनिट 10 लाख की है तो हम 8 ले रहे हैं। यहीं पे जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो इसी प्राइस पे आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड 12-13 हो गई। तो इसी चीज को हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। मार्केट जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गई ड्यू टू, किसकी वजह से, इंक्रीजिंग इन इनकम, उसकी इनकम जो है बढ़ गई, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। If the average income rose by 10%, the quantity demanded of a car price at a price of 2 lakh might rise sales from 10 million to 12 million। तो एक सिंपल बात बताइए कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर उसकी वो बढ़ गई तो यहाँ पे
मैंने जो एग्जांपल दिया वो 8 की जगह कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी एग्जांपल हमें मिलता है जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट होता है। द नेट इफेक्ट ऑफ चेंजेस अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इज व्हाट वी कॉल ए शिफ्ट इन डिमांड, और इसी चीज को हम लोग शिफ्ट इन डिमांड, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल इज इलस्ट्रेटेड इतना एज ए राइट वर्ड शिफ्ट। अब यहाँ पे देखना एक वर्ड आ रहा राइट वर्ड शिफ्ट, शिफ्ट भी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड होते हैं। देखिएगा ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ दूसरे, ये ग्राफ जो है ऐसा भी हो सकता था। अगर ये ऐसा होता तो इसका रीजन है कि इनकम जो है, जो इनकम है, इनकम डाउन हो गई इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में जो है इनकम बढ़ जाती है। तो दोनों चीज हो सकती है, जो शिफ्टिंग है वो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड दोनों हो सकती है, और जब इनकम बढ़ती है लोगों की तो उस समय वो राइट हो जाती है। अच्छा, मुझे आपसे एक एग्जांपल चाहिए कि किसी पर्टिकुलर आइटम का ये जो कर्व है, किसी पर्टिकुलर आइटम का एक कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो भी। आपको आंसर करना है ये। सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। नहीं, मैं रीजन नहीं पूछ रहा, ओके सर। मैं हाँ आपसे सर, हो ऐसा सकती है। हो ऐसा सकती है गुड्स बताइए। हो सकता हो है। सकती है सर। लैंडलाइन के केस में, मोबाइल आने के बाद, हाँ, दैट इज इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, बट हो सकती है। अच्छा, और एग्जांपल दीजिए। लोगों की इनकम बढ़ने के बावजूद किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। लाइक अगर स्कूल यूज में ना आए तो, यूज में ना आए तो, जैसे अभी ऑक्सीमीटर का यूज में नहीं है तो अभी कम हो गया है। वो भी एक अलग रीजन है। चलो मैं तो बताता हूँ। लेस कई क्वालिटी बार, होता सर। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने की वजह से जो लो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो हाँ छूट जाएगी। हाँ, ये इंफीरियर सही आंसर। गुड्स। हम ये लोग उसे, हमें हाँ लो, बताइए। हम उस उन आइटम को लो स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जी सर। तो इनकम बढ़ने के बावजूद ये जो डिमांड कर्व होता है शिफ्ट होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जो सिंपल सॉल्ट आता है उसकी डिमांड अब बाजार में कम हो गई है। यस सर। सब आयोडीन लेते हैं, कोई सिंपल सॉल्ट लेता ही नहीं है अब। ठीक है, और अगर और बात करें तो आजकल कई, आप लोगों में से भी कई लोग हो गए, वो आयोडीन नमक भी ना लेके एक सेंधा नमक आता वो लेने लग गए होंगे। हैं कोई ऐसे लोग? यस सर। जी सर, तो काफी आ हाँ, गया आपकी है। सैलरी बढ़ गई है तो वो आयोडीन नमक की डिमांड कम हो गई है, आप लेने लग गए उसको, क्योंकि आप इंफीरियर समझने लग गए हैं उसे, या हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस बीच में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। सर वही एक क्वेश्चन था सर। हम्म, शिफ्ट इन डिमांड जो हो रहा है इनकम का बढ़ने और घटने में हो रहा है, और जैसा अभी हम लोग इन्फीरियर का बात किए तो एक और रीजन भी हो सकता था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इन्फीरियर गुड्स, जो राइट जो वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है सर। नहीं, मैंने जो ये एग्जांपल दिया था वो ये दिया था कि इनकम के इंक्रीज होने पे आपका जो कर्व है राइट वर्ड शिफ्ट ना होके लो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसको मैं अभी थोड़ा पॉइंट आउट करने जाता। और आपने क्या दो बातें बोली, एक तो इनकम बढ़ने से, दूसरा क्या बोला आपने? दूसरा सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो इन्फीरियर वाला आपने एग्जांपल दिया, मतलब प्राइस ये वही रहेगा सब्स्टिट्यूशन सर। इफेक्ट नहीं है। अच्छा, आप रिलेटेड प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं कि भाई वो जी भी सर। नमक है ये भी नमक है तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो अवेलेबल तो पहले भी था इसका। यस सर, अवेलेबल तो पहले भी था। पहले भी था ना। अभी बात कर रहे हैं किसी चीज का अवेलेबिलिटी। अब जैसे हम लोग बात करें, जो वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता था उसकी यस जगह सर। अब सीडी आ गया, सीडी की जगह अब पेन ड्राइव आ गया। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आए। वो चीज जो है, वो चीज जो है पहले से अवेलेबल थी तीनों चीजें मार्केट में। ठीक है, समझ समझ गया सर, थैंक यू सर। हाँ।
आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में इन्वॉल्व होइए, कंसंट्रेट करिए। अगर आप इस तरह पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक ये वर्ड्स माइंड में रहते हैं, वहाँ हेल्प करते हैं। एग्जाम में जब हम जाते हैं तो कोई जो लास्ट यस टाइम सर। वाले जो स्टूडेंट बैठे हैं, मुझे बताइए क्या उन्हें कोई याद है इसमें से कोई क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में? डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और कोई न्यूमेरिकल? नहीं याद है सर। याद नहीं रह पाता सर। आए थे सर, कई कई बार ऐसा भी क्वेश्चन थे। होता है कि हो सकता है वो आया हो और आप ये समझ ना पाए हो कि ये चैप्टर में इसमें क्या पूछना चाह, मतलब उसमें डिमांड और सप्लाई वर्ड ना लिखा हो, लेकिन कुछ और फैक्टर्स जी। इफेक्टिंग लिखा हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात कर दी हो, इस तरह का कुछ पूछ लिया हो। चलिए कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मान लिया नहीं आया, अगले बार आ जाएगा। वैसे नहीं, मेरे यहाँ को तक नहीं ध्यान आ रहा पहुंचा। है कि ये क्वेश्चन आया था, बता रहे हैं, और वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बता रहे थे। नहीं सर, ऐसा तो लगता तो नहीं है हमारे सेट में। हो सकता है आपके सेट में ना हो, हम्म। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना तो पूरा है कि नहीं नहीं, बिल्कुल सर पढ़ना है। यस सर, हाँ यस। पढ़ना तो उसलिए ठीक है। सर ये जो अभी लेफ्ट वाला बताया है, हाँ, इसमें सर हो सकता है अभी के टाइम पे जैसे हैचबैक कार का डिमांड कम होके थोड़ा मिनी एसयूवी में ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। था तो दोनों पहले ही था। तब दोनों ही पहले था, बिल्कुल ठीक है। ये अब तो सर। एक तो ये है कि प्रेफरेंसेस बदल गई, लोगों की टेस्ट बदल गया, ठीक है, और स्पेशल इन्फ्लुएंस। अच्छा, हैचबैक जो सेडान की जगह हैचबैक आने में कौन सा स्पेशल इन्फ्लुएंस हुआ है, बता सकते हैं? सर शायद 4 मीटर का इशू था, वो फोर, हाँ वही था शायद 4 मीटर या सर 4 फीट कुछ था उसका। नहीं सर, उसमें एक्चुअली वो प्राइस ही आएगा सर, इनकम प्राइस? सर इफेक्ट ही आएगा। फीचर्स भी रहेंगे सर। पहले मेरी परचेज करने की हैचबैक परचेज करने का कैपेसिटी था, अभी मेरा इनकम बढ़ गया सर, तो मैं सेडान या फिर एसयूवी में जा सकता हूँ। चलो, मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेशल इन्फ्लुएंस क्या था। मेरा क्वेश्चन रिवर्स था कि सेडान सर से लोग हैचबैक में क्यों आए, हैचबैक क्यों पसंद कर रहे हैं। उसका रीजन स्पेशल इन्फ्लुएंस है कि मार्केट में जो स्पेस की, पार्किंग की जो प्रॉब्लम्स है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स का एक स्पेशल इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो जी उन्होंने कहा कि कॉम्पैक्ट गाड़ी एसयूवी, मतलब अंदर से बड़ी हो लेकिन लेंथ उसकी उतनी बड़ी नहीं हो जितनी कि सेडान की होती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी। हाँ, ग्राउंड घर क्लियरेंस। छोटे हो गए हैं पार्किंग के लिए। हाँ ठीक है। चलो देखो, यूट्यूब में बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आया था, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पूछा था कर्व में। यूट्यूब में बता रहे हैं, कोई विक्की जी हैं वो बता रहे हैं। तो कई हाँ बार सर। क्या तो हो सकता है आपके सेट में नहीं हो, जी दूसरे सर। सेट में आ गए हो। अब ठीक, रिकॉल नहीं हो पाता है सर, एकदम 100% श्योर कोई नहीं है कि आया था या नहीं आया था। नहीं, जो ये बता रहा है कि ये आया था तो वो तो श्योर है, जी जी जी। यस सर, वो तो रिकॉल करके बता रहा ना। यस सर, यस सर। जी ठीक सर। है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि स्टूडेंट की तरह बैठ पाना क्लास में ना। चलो कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग चार चीजें पढ़ी, जरा मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। हमने चार चीजें क्या पढ़ी? हमने सबसे पहले शेड्यूल पढ़ा, डिमांड की चार चीजें हमने पहले, अभी डिमांड के लिए जो चार चीजें पढ़ी, पहले शेड्यूल पढ़ा, फिर कर्व पढ़ा, फिर मार्केट डिमांड पढ़ी, और फोर्थ क्या पढ़ा? फैक्टर। ठीक है, ये फोर चीजें पढ़ी। अब हम बात करते हैं सप्लाई के बारे में। अभी हमने डिमांड के बारे में फोर चीजें पढ़ी, अब हम इसके सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, let us know the turn from the demand to supply. The supply side of a market typically evolves the term on which business produce and sell. अब देखो, ध्यान रखो यहाँ पे, सप्लाई साइड जो है, which on which businesses produce and sell their product.
ये पूरा पूरा सप्लाई वाला जो मामला है वो बिजनेसेस के लिए है कि वो किसी चीज का कितना प्रोडक्शन करें और कितनी सेल करें, इसी चीज को सप्लाई माना गया है। प्रोडक्शन करना और उसको मार्केट में निकालना, वो सप्लाई है, ठीक है। और ये बिजनेसेस हाउसेस पे डिपेंड करता है। The supply of tomatoes tells us the quantity of tomatoes that will be sold at each tomato price. More precisely, the supply schedule relates to the quantity supplied of. तो supply schedule से मतलब क्या हुआ? Relates to the quantity supplied of a good at its market price. जो भी मार्केट में प्राइस है उस प्राइस में कितना सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये बार बार सेंटेंस फिक्स रहेगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। In considering supply, other thing are held constant include input price। अब देखो कौन कौन सी चीजें, other things that are held constant include input के प्राइस कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी के प्राइस कांस्टेंट, रिलेटेड गुड्स के प्राइस कांस्टेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, ठीक है। तो अब ये अदर थिंग की बात है, इतनी बातें, ये अगर फिक्स है तो आपका जो कर्व होगा वो फिक्स रहेगा हमेशा। लेकिन इनमें कोई चेंज आएगा तो आपके कर्व में भी चेंज आएगा। कौन कौन सी चीज है? इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस से मतलब है जिन चीजों से वो चीज बनती है। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ी तो फिर प्राइस, उसकी सप्लाई में डिफेक्ट आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिनसे वो चीज बनती है उनसे रिलेटेड जो गुड्स हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। द सप्लाई शेड्यूल फॉर ए कमोडिटी shows the relationship between its market price and amount of commodity that producers are willing to produce। तो प्रोड्यूस क्वांटिटी, वहां पे था डिमांडेड क्वांटिटी, यहाँ है प्रोड्यूस क्वांटिटी, और प्राइस वहां पर भी था यहाँ पर भी है। तो प्राइस वर्सेस क्वांटिटी, ये ग्राफ भी प्राइस वर्सेस क्वांटिटी पे बनता है। बस फर्क क्या है कि ये ग्राफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूस की होती है, ठीक है, या सप्लाई की होती है। वो वाले कर्व में क्वांटिटी ऑफ डिमांड की होती है, ठीक है। अब शेड्यूल और कर्व, तो शेड्यूल और कर्व में क्या फर्क है? जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल हमारा टेबुलर फॉर्म में सप्लाई शेड्यूल ये दिया हुआ है, और इसमें क्या बात है कि जो प्राइस हाई होते हैं तो सप्लाई भी हाई होते हैं। मेरा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि प्राइस बढ़ते जाने में जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा सप्लाई क्यों करता है? ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए कमाने के सर। लिए। मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होती है सर। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक आंसर किया कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं, कोई चीज महंगी होती आती है, तो बिजनेस जो मैन होता है वो अपना मार्जिन, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देता है। जो बिजनेसमैन होता है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाता है। तो जो भी चीजें महंगी हैं, जो भी चीजें महंगी होती हैं, तो डेफिनेटली उसमें जो बिजनेस उसका मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है।
चलिए, हाँ तो मेरा जो पॉइंट था ये कि सप्लाई वाले में क्या है कि प्राइस इंक्रीज होने पर वो क्यों ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, तो उसका मार्जिन बढ़ जाता है वहां पे, उसका वहां पर मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए वो चाहता है जितनी महंगी चीज होती जाए उतना वो बाजार में चीजों को लाना चाहता है, अगर वो बिक रही है तो। ठीक है, और अगर हम इसके कर्व की बात करें तो यहाँ पर उसका कर्व आ गया, और इसमें क्या क्या चीजें देखो, मैंने सबसे पहली बार बताई कि जब भी ये कर्व के बारे में बात आएगी तो ये जो वर्टिकल एक्सेस है वहां पे प्राइस, और जो हॉरिजेंटल है वहां पे क्वांटिटीज की बात होती है, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी। बस फर्क क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड होता है यहाँ पर, और उस ग्राफ में यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड था, ये फर्क होता है। ये कर्व रिवर्स, सॉरी डायरेक्ट कर्व है, डिमांड वाला कर्व इनवर्स है। वो डिमांड वाला कर्व कुछ इस तरह का था। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, जितना आप इधर को जाते जाएंगे उतना ये ऊपर को जाता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो हमारा शेड्यूल था उसका। अब आया हमारा फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई। वो कौन सी बातें हैं जिनसे मार्केट सप्लाई, यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या चीजें हैं? इन एग्जामिनिंग द फोर्सेस डिटरमाइनिंग द टोटल सप्लाई इन द मार्केट, द फंडामेंटल पॉइंट टू ग्रेस्प इज दैट प्रोड्यूसर्स सप्लाई कमोडिटीज फॉर प्रॉफिट, आई हैव पॉइंट, एंड नॉट फॉर फन और चैरिटी। तो जैसे प्रॉफिट अगर उसे कहीं मिल रहा है तो सप्लाई बढ़ाएगा उसकी। ठीक है, वन मेजर एलिमेंट अंडरलाइन द सप्लाई इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो आपका सप्लाई है वो उसका मेजर एलिमेंट है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर गुड आर लो रिलेटेड टू द मार्केट इट इज प्रॉफिटेबल। जब जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और उसी चीज को सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर हाई ऑफ द हाई टू रिलेटेड टू द प्राइस फर्म्स प्रोड्यूस लिटिल। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कॉस्ट आर हाई रिलेटिव टू प्राइस। प्राइस अगर हमने उसका 10 रुपये रखा है और जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 6 रुपये आ रही है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 7 है और 10 है, कॉस्ट 6 कॉस्ट 7 प्राइस 10 प्राइस 10। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से आप कौन सा कंडीशन वाला प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्शन में? 6 वाला। फर्स्ट 6 वाला, क्योंकि 6 वाले में मार्जिन आपका हाई है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आया यहाँ पे। आगे, प्रोडक्ट कॉस्ट आर प्रिलिमिनरी डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजिकल। तो दो बातें हैं, आप क्या इनपुट कर रहे हैं, क्या क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका प्राइस सेट हो पाता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट हो पाती है। द प्राइस ऑफ इनपुट सच एज लेबर। अब इनपुट में क्या क्या चीजें होती हैं? लेबर, एनर्जी और मशीनरी। लेबर, एनर्जी और मशीनरी obviously have a very important influence in the cost of production. ठीक है, for example when petrol prices rose sharply in इतना, increase raised of the price of energy manufacturer, increase their production cost and lower their supply। तो क्या करा उन्होंने? उन्होंने अपने प्रोडक्शन को तो बढ़ा दिया लेकिन सप्लाई लो कर दी। सप्लाई लो करने से क्या फायदा होता है? सप्लाई लो करने से क्या फायदा होता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो प्राइसिंग Demand को बढ़- बढ़ा पाते हैं और लोग लेते हैं उसको मजबूरी में। ठीक है, उसको मजबूरी में लेते हैं, अपना मार्जिन बढ़ाते हैं। एक तरह से मोनोपोली टाइप का समझ लो आप, क्योंकि ये पेट्रोल प्रोडक्शन जो है उसके 2-3 प्लेयर हैं बस। ठीक है, बाय कंट्रास्ट एज कंप्यूटर प्राइसेस फेल ओवर द लास्ट 3 decades, business increasingly substituted computerized process for other input, for example in payroll। तो अभी क्या है,
जैसे जैसे कंप्यूटर सस्ते हुए तो लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया। An equally important determinant production cost is technological advance, which consists the change of at that lower the quantity of input needed to produce the same quantity of input। तो टेक्नोलॉजी से फायदा क्या है कि हम लोग जो क्वांटिटी ऑफ इनपुट को कम करेंगे लेकिन प्रोडक्शन उसी लेवल पे लाएंगे, तो वो होती है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। आपने इनपुट की जो क्वांटिटी है उसको कम किया, कम मजदूर लगाए, कम क्वांटिटी लगाई, कम रॉ मटेरियल लगाया, लेकिन प्रोडक्शन हाई लेवल पे हुआ। तो ये बेनिफिट होगा आपको तभी जब आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे या टेक्नोलॉजिकल इनपुट को अच्छा करेंगे। ठीक है, such technological advances include everything from scientific breakthrough for a better application। तो आजकल टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल हो रहा है, मोबाइल बनाना सभी कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। ठीक है, टू बेटर एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और सिंपली रीऑर्गनाइज, या तो आप अपनी टेक्नोलॉजी का बेटर इस्तेमाल करेंगे या आप ना सिंपली अपने वर्क फ्लो को रीऑर्गनाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर हैव बिकम मच मोर एफिशिएंट over the last decade or so. It takes far fewer hours of labor to produce the automatic। तो आजकल क्या है कि लेबर आवर कम यूज होती हैं और आप ज्यादा प्रोडक्शन ला पाते हैं। ठीक है, बट प्रोडक्शन कॉस्ट नॉट ओनली द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द टोटल सप्लाई। तो वो ये कह रहा है कि टोटल सप्लाई को अफेक्ट करने का केवल प्रोडक्शन कॉस्ट रीजन नहीं है, सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द प्राइस रिलेटेड गुड। तो एक तो बात हुई प्रोडक्शन कॉस्ट हुई और दूसरा हुआ रिलेटेड गुड्स, particularly goods that are alternative output of the production process। If prices of one production substitute rises, the supply of another substitute will decreases। इसमें क्या है कि अगर आपके किसी चीज के सब्स्टिट्यूट्स के राइज के प्रोडक्शन तो चार्जर पड़े बाहर वो ढूंढ। मैंने यहाँ से माइक म्यूट कर दिया आप लोगों का, आपकी घरेलू बातें यहाँ तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, इफ द प्राइसेस ऑफ वन प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट राइजेस, द सप्लाई ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट विल डिक्रीज। भाई किसी चीज के प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट का जो प्रोडक्शन है वो राइज होगा तो दूसरी चीज की जो होगी वो डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, auto companies typically make several different car model in the same factory। if there is more demand for one model and its prices rise, they will switch। तो उसमें क्या होगा, अगर किसी सब्स्टिट्यूट के डिमांड बढ़ जाती है तो आप उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन उसी की जगह दूसरे का कम करेंगे। तो ये क्या बैलेंस है, अगर कुल मिला के 10,000 कार बिकनी है इस मंथ, तो अगर आप एक कार की ज्यादा सप्लाई करेंगे तो दूसरे की कम हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, कार है। ठीक है, और इफ द डिमांड एंड प्राइस ऑफ द ट्रक राइजेस, द एंटायर फैक्ट्री कैन कन्वर्टेड इनटू द ट्रक्स एंड सप्लाई ऑफ कार विल फॉल। तो अगर मान लिया वो ट्रक भी बनाती है और उसने कहा ट्रक की डिमांड और ट्रक के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो वो कार बनाना ही बंद कर देगी, ट्रक पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी हैज आल्सो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन द टोटल सप्लाई। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसीडरेशन डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी। कई बार आपने देखा है कि जो ईंट के भट्टे जहाँ ईंट बनती है, स्टोन क्रेशर हैं, कई सारे बंद हो गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई पॉल्यूशन की वजह से बंद हुए, तो उसकी वजह से भी आपका जो है आपकी सप्लाई में फर्क पड़ा। ठीक है, और उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई। वाइल टैक्सेस एंड मिनिमम वेजेस लॉ कैन सिग्निफिकेंटली राइज। तो अगर अब जैसे जीएसटी में चीजें आ गई हैं, तो जीएसटी में आने से हर चीज की कीमत बढ़ गई है। ठीक है, बहुत लोकल चीजों पर भी जीएसटी लगने लग गया है, तो उससे उसकी प्राइसिंग बढ़ गई है। ठीक,
वेजेस के अकॉर्डिंग, अगर मिनिमम वेज देने हैं तो आपको लेबर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके प्राइस बढ़ गए हैं। ठीक है। इन द लोकल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेशन इन्फ्लुएंस बोथ द नंबर ऑफ फर्म्स दैट कैन compete with the and the prices any change. गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी है, अब गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी से भी फर्क पड़ता है कि क्या रहेंगे। फाइनली अब कौन कौन से देखना, स्पेशल फैक्टर अफेक्ट टोटल सप्लाई। अब यहाँ पे जैसे स्पेशल इन्फ्लुएंस आया था उस वाले में, हमारे डिमांड वाले में, यहाँ पे स्पेशल फैक्टर यूज कर लिया। द वेदर एक्सर्ट एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है। फ्रेमिंग एंड द ऑन एन एग्रो इंडस्ट्री, द कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज बीन मार्क्ड बाय ए कीन स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। अब कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करें तो इनोवेशन का पॉइंट है, एग्रो इंडस्ट्री की बात करें तो आपका वेदर का है। ठीक है। which had led to the continue the flow of newer products. Market structure will affect the supply and expectation about future prices often have an important impact on the, तो यहाँ पर ही सप्लाई की बात। अब जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था शिफ्ट होना, शिफ्ट इन डिमांड, तो यहाँ हम शिफ्ट इन सप्लाई की बात करें तो सीधे ग्राफ पे बात करते हैं। ये ग्राफ है, देखिए इस ग्राफ में देखिए कि यहाँ पर ये 10 है तो 10 पर ये ऑलमोस्ट 17 है, और इसी 10 पर हम आगे चले जाएं तो इसका ये 23 के आसपास है। मीन्स ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से ये शिफ्ट होता है, तो क्या चीजें हैं देखना यहाँ पे। बिजनेसेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट and services to they provide. What lies behind these changes in the supply behavior? तो क्यों होता है? When changes in factors other than the goods own prices affect the quantity supplied, we will call these changes as shift in supply. कौन कौन सी बोले कि वो जो गुड्स है जिसकी सप्लाई उसके प्राइस में चेंज ना हो, कुछ और हो। जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये शिफ्ट होता है कर्व। यानी प्राइसिंग में फर्क नहीं आया, उसकी कॉस्टिंग में फर्क नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आपने सप्लाई का कर्व डिजाइन किया और वो शिफ्ट हो जाए, वो किन कंडीशन में शिफ्ट होता है। ठीक है। सप्लाई इंक्रीजेस or decreases due to each factor mentioned in the para, जो ऊपर बताए थे, as also due to a change in the market price. However, the correlation between price and supply is depicted by the supply curve, which assumes that all other factor are constant. तो ये जो लाइन लिखी हुई है बार बार ये इंपॉर्टेंट है, all other factors are constant. जितने हमने फैक्टर डिस्कस किए उस फैक्टर के अलावा कुछ और चीजें चेंज होती हैं जिनसे हमारा जो शिफ्ट का कर्व है वो अगर शिफ्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम शिफ्ट इन सप्लाई। जो बेसिक फैक्टर हैं उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक। When other factor change, another supply curve will be applicable. ठीक है। जो बेसिक फैक्टर हैं उनके अलावा किसी और रीजन से अगर आपका शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व तो उसको शिफ्ट इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन ऑटोमोबाइल प्राइसेस चेंज प्रोड्यूसर चेंज देयर प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब देखना यहाँ पे देखिएगा कि उसके इनपुट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, उस कार का प्रोडक्शन उसी कॉस्ट में हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसकी सप्लाई में चेंज कर दिया।
However, this change in supply is as per supply curve, which remains the same. By contrast, when other influences affecting supply change in accordance with a new supply curve which is shift on the old. और वो बोलते हैं कि जो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अदर चीजें, उससे जो सप्लाई कर्व का इफेक्ट हो रहा है वो एक नया कर्व क्रिएट करता है. वी कैन इलस्ट्रेट द एग्जांपल. तो यहाँ पर इसने एग्जांपल क्या दिया, देखो यहाँ पे, सप्लाई वुड इंक्रीज इफ introduction or cost saving computerized design and manufacturing reduce the labor required to the produce car. If auto worker took a pay cut, if there were lower production costs in Japan or in the government repealed environment regulation, any of these elements would इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑटोमोबाइल ना. तो ये जो रीजन थे, इन रीजन से जैसे गवर्नमेंट की उसने एनवायरमेंटल कुछ पोजीशन ला दी, कुछ कंडीशन ला दी, उनकी वजह से जो चेंज हो रहा है, तो वहां पर वो शिफ्ट कर्व. तो अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं. 10 लाख अगर किसी के प्राइस हैं तो 16 कार सप्लाई हो रही थी. उसी कंडीशन में उसी प्राइस पर लोगों ने, वो कंपनी ने ज्यादा कारें भेजना शुरू कर दिया क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा डिमांड होगी. ठीक, जबकि उस कार के प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है. वो वही जो अर्लियर पोजीशन थी सेम है बिल्कुल. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम में अगर बहुत प्रैक्टिकल बात करें, हम दोनों ग्राफ को मिक्स कर देते हैं. दोनों ग्राफ को मिक्स कर देते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब सारी चीजें नॉर्मल है. तो अगर हम दोनों ग्राफ को मिक्स कर देते हैं, यहाँ दोनों ग्राफ यहाँ मिक्स कर देते हैं, तो वहां पर एक जो ग्राफ बन के आता है, इसे समझना हमें. ये वाला, इस ग्राफ को समझना है हमें. ये देखिए, ये देखिए ग्राफ बहुत छोटा दिख रहा है आपको. यहां पर जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है. अगर ये जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग पोजीशन. इस पोजीशन में जितना सप्लाई कर रहा है उतना ही बिक जा रहा है. जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड हो रही है. डिमांड, तो ऐसा प्राइस, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, या हम इसको बोलते हैं मार्केट के प्राइस सेट होना. अगर हम अपने प्रोडक्ट को उससे ज्यादा सप्लाई करते हैं, जैसे इस पोजीशन पे देखिए, सप्लाई हम कर रहे हैं इतना और डिमांड हो रही है हमारी इतना, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन आपका स्टॉक हो जाएगा, मार्केट में पड़ा रहेगा, सेल नहीं होगा. इसको सरप्लस पोजीशन बोलते हैं. रिवर्स में अगर हम देखें कि सप्लाई हमने इतनी करी और डिमांड हमारी आ रही है ये, उस कंडीशन में हम इसको शॉर्टेज बोलते हैं. मार्केट में वो आइटम की शॉर्टेज हो जाती है. और
जिस पोजीशन पे ना शॉर्टेज है ना सरप्लस है उसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम पॉइंट या मार्केट प्राइस सेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो मार्केट इक्विलिब्रियम है यानी जिस प्राइस पर मार्केट में सप्लाई और डिमांड बराबर होती हैं उसका रेट है यहाँ पे 300। यहाँ पे पी है ना प्राइस 300 प्राइस पर हमारा इतना क्वांटिटी जो है निकल रहा है और उसके बाद ना तो सप्लाई वाले के पास कुछ बचा है ना ही सेल वाले के पास कुछ बचा है, यानी कि बिल्कुल भी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लॉट आ जाएगा, वो सेल हो जाएगा। जब तक आने वाला और सेल होने वाला इक्वल रहता है उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं और इसी को हम मार्केट की जो क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक हम इतना करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसका छोटा सा रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग